Good morning, guys. Today we are going to cover a numerical that is most important numerical. Okay, it will clear your doubts. In the last lecture, lecture number 11, we have seen that how can we extend the range of the ammeter as well as the voltmeter. In हिंदी जो एमीटर होता है और जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेंज को हम किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमको उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है. ठीक है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द करंट जो लाइन से जो करंट आ रही है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो आपके शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाए और एमीटर में जो सेफ वैल्यू है वो उतनी ही करंट पास हो सके और एमीटर जो है उतनी लाइन करंट के लिए डिफ्लेक्शन देगा और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन टेक द मेजरमेंट ऑफ द लाइन करंट. अगर आप वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड करना होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप जो है वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो और आपके वोल्टमीटर के अक्रॉस जितनी उसकी सेफर वैल्यू है, जितनी उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उतना ही मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो सके जिससे कि आपका वोल्टमीटर बर्न्ट या डैमेज ना हो. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा. वी कैन स्टार्ट दिस एग्जाम्पल. Example says the PMMC emitter measures a current of PMMC, that is permanent magnet moving coil. Okay, I have not taken the lecture of PMMC till now. In the upcoming classes we are going to get the lectures, but you can also take that this is an emitter. You can treat this is an emitter. Okay, an emitter measures a current of 10 milliampere. That is, this is the threshold value, safest value that this emitter can measure, and it is having the internal resistance of 100 ohm. Find the shunt resistance value for measuring 100 milliohm, 1 ampere, 100 milliampere, 1 ampere and 10 ampere. Like the value of the internal resistance of this emitter is given as 100 ohm. Okay, so for solving this, in this we have to cover three cases. In the first case, we have to measure 100 milliampere by the use of this emitter who can measure maximum 10 milliampere. Now we want to measure 100 milliampere by the help of some resistance, that is shunt resistance. Okay, if we want to measure 1 ampere instead of 100 milliampere, अगर हमको 1 ampere मेजर करनी है 100 milliampere की जगह तो कितना रेजिस्टेंस हमको ऐड करना पड़ेगा. और अगर 1 एम्पियर भी ना करके अगर मैं 10 एम्पियर जो मेज़र करना चाहूँ तो मुझे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी एमीटर के पैरेलल में. वी हैव टू फाइंड आउट दैट. ओके, सो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. फॉर पार्ट ए we want to measure 100 milliampere. ओके, सो सबसे पहले तो हम एमीटर का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका एमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है. और आप इसको, ये आपका एमीटर है, ठीक है, और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है Rg की वैल्यू 100 ओम. द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर इज गिवन एज 100 ओम. और आप मेजर करना चाहते हो इस एमीटर में जो करंट जा रही है वो है आपकी 10 मिली एम्पियर. प्लीज नोट डाउन, इन एवरी केस 10 मिली एम्पियर ही मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी फ्लोइंग थ्रू द एमीटर. ओके, एमीटर में हमेशा 10 मिली एम्पियर की ही मैक्सिमम करंट फ्लो होगी. अब वी हैव सीन कि अगर इस एमीटर की वैल्यू को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि ये एमीटर जो है वो भी 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है. आपकी लाइन करंट जो है 10 एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर है. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइन करंट जो है वो आपकी 100 मिली एम्पियर है. दैट मीन्स यहाँ पर लाइन करंट आपकी 100 मिली एम्पियर आए तो क्या करना होगा, 100 मिली एम्पियर यहाँ पर जाएगी. रेस्ट जो करंट है वो एक ऐसे पाथ से फ्लो होनी चाहिए जहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो.
बिकॉज यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो यहाँ पर अगर बहुत कम होगा तभी इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। वी नो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अगर आर की वैल्यू बहुत कम होगी तो आपकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आर एस एच की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है आपकी इनकमिंग करंट लाइन डिवाइडेड बाय एमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी। तो 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर, तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू तो 10 फाइंड आउट हो गई। ठीक है, आर एस एच की वैल्यू इन द लेक्चर नंबर 11 वी हैव सीन कि आर एस एच की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप उस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। बट अगर इफ़ यू आर गेटिंग डिफिकल्टीज इन लाइक रिमेंबरिंग दोज फार्मूलाज, तो हमने जो डेरिवेशन देखी थी आप उस डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। इट टेक्स ओनली 2 to 3 मिनट्स। ओके, सो आर एस एच की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो फॉर्मूला है आर एस एच की वैल्यू होती है आर जी अपॉन m-1। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ m-1। तो आर जी की वैल्यू अभी मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे? आर जी की वैल्यू फाइंड आउट करो 100। आर जी की वैल्यू ऑब्वियसली इट इज़ गिवन 100। एम की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10-1। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप 100 अपॉन 9। तो आर एस एच की वैल्यू आपको अब मिल गई यहाँ पर 11.11 ओम। ये आपकी आर एस एच की वैल्यू है। आप इसको आर एस एच 1 दे सकते हैं नाम, आर एस एच 1। ठीक है, तो आर एस एच 1 की वैल्यू 11.11 ओम। तो 11.11 ओम अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ये जो एमीटर है वो आपको डिफ्लेक्शन देगा 100 मिली एम्पियर के लिए। सेकंड केस है कि मेरा एमीटर 100 मिली एम्पियर मेजर नहीं करके मेरा एमीटर जो है वो 1 एम्पियर मेजर करे। ओके, वी विल आल्सो सी दैट केस। अब आप बताइए, यहाँ पर 100 मिली एम्पियर नहीं होकर के 1 एम्पियर फ्लो होगी। ओके, आर एस एच की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक राइट हैंड कॉर्नर में। आर एस एच 1 की वैल्यू मेरी आ गई 11.11 ओम। ठीक है, 1 एम्पियर यहाँ पर फ्लो होगी। ओके, ये 1 एम्पियर ये आपका सी है, सी पार्ट है ये। यहाँ पर अगर 1 एम्पियर फ्लो होगी तो अगेन आप जो है 1 एम्पियर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? इट विल बी 1 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 अगर ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा आपके मल्टीप्लिकेशन में 10 टू द पावर 3। इट विल बी इक्वल टू 100। आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 100 हो गया। तो अब आर एस एच की वैल्यू क्या होगी? शंट रेजिस्टेंस, मैं इसको आर एस एस 2 नाम दे रहा हूँ बिकॉज आर एस एस 2 इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू मेक द एमीटर एलिजिबल टू मेजर इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, तो आर एस एस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? आर जी, ठीक है, अपॉन m-1। आर जी की वैल्यू आपको 100 ओम दी हुई है, एम की वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ से मिल गया m-1। तो यहाँ से आर एस एच 2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? आई थिंक इट इज़ इक्वल टू 1.01 ओम। ये आपको आर एस एच 2 की वैल्यू मिल गई। यानी अब आप जो रेजिस्टेंस आप 1.01 ओम का यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर करंट 1 एम्पियर के आप मेज़र कर सकते हो। अभी भी एमीटर में 10 मिली एम्पियर ही फ्लो हो रही है, जो यहाँ पर फ्लो होगी वही यहाँ पर फ्लो होगी। ठीक है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो आर एस एच 2 की वैल्यू 1.01 ओम। अब मान लीजिए आप 1 एम्पियर मेजर नहीं करके आप 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं। दैट केस यू वांट टू मेजर 10 एम्पियर, यानी आप यहाँ पर इसको 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं। तो आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 100 मिली एम्पियर। 10 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर, सॉरी
10 मिली एम्पियर, सो इट इज़ इक्वलेंट टू 1000। ओके, सो अब RSH मैं यहाँ पे इसको 3 नाम दे रहा हूँ। RSH 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, RG अपॉन m-1, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RG, 100 अपॉन m 1000 माइनस 1। सो RSH 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वलेंट टू 0.1001 ohm. This should be the value of resistance, this should be the value of the shunt that is to be connected across this emitter to make this current emitter is eligible to measure the current equivalent to 10 ampere. तो RSH 3 की वैल्यू आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, RSH 3 की वैल्यू 0.1001 ओम। अब एक सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं कि एक ही सर्किट डायग्राम में आपको ये शो हो जाएगा कि एमीटर जो है आपका डिफरेंट वैल्यूज़ कैसे मेज़र कर सकता है। मान लीजिए आपको 3 रेजिस्टेंस आपको मिल गए, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस आपको मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, यहाँ पर आपके RSH 1 की वैल्यू होगी, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ RSH 1, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ RSH 2 एंड दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ RSH 3, ठीक है। दिस इज पॉइंट O। तो अगेन आप यहाँ पर समझ सकते हो, अगर मैं इस O पॉइंट को आई कैन मेजर ABC, इफ आई कनेक्ट पॉइंट O टू A, अगर मैं इस पॉइंट O को A से कनेक्ट कर दूंगा तो आपके जो एमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो RSH 1 होगा 11.11। तो अगर आप इस पॉइंट O को A के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, इस O को A से कनेक्ट करते हैं, तो आपके जो रेजिस्टेंस आप जो करंट मेजर कर सकते हो दैट इज़ 100 मिली एम्पियर। अगर आप इस O को B से कनेक्ट करते हो तो आप मेजर कर सकते हो 1 एम्पियर। वाई? बिकॉज आप इस O पॉइंट को B से कनेक्ट करते हो तो आपका सर्किट बनेगा ये वाला, आपके RSH 1 और RSH 3 जो है आइसोलेट हो जाएंगे, आपका RSH 2 सर्किट में कनेक्ट होगा, RSH 2 की वैल्यू 1.01, और जब भी RSH 2 की वैल्यू 1.01 होगा तो आप मेजर कर सकते हो 1 एम्पियर। अगर आप O को C से कनेक्ट कर देंगे तो आप मेजर कर सकते हो एज वेल एज 10 एम्पियर, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होगा तो RSH 3 की वैल्यू होगी 0.1001 ओम, और यहाँ पर आप अब देखिए 0.1001 ओम की जो वैल्यू है वो इस 100 ओम से बहुत कम है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें 100 मिली एम्पियर जा रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा जाएगी, इक्वलेंट टू 10 एम्पियर, दैट इज़ 1000 टाइम्स। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ओके, इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एमीटर की जो रेंज है उसको किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, और सेम कंसेप्ट आपके वोल्टमीटर में भी एप्लीकेबल होगा। In the next lecture, we are going to study wattmeter method, where we will deal with how can we measure the three-phase power consumed in a balanced circuit by using the 2 wattmeter method, and how can we measure the reactive power by using 1 wattmeter only. Okay, so measuring the reactive power by using 1 wattmeter is the most important circuit diagram that you will definitely get the concept that I will deliver there. Okay, and this you won't have any problem in the future, okay, but in the form of facing difficulties to understand what is the actually concept regarding measuring the 3-phase power, okay, in the 3-phase circuit. So this was the lecture. Okay, so all the best for lecture number 13. This was the lecture number 12, and I have already told you that measurement and instrumentation series we are going to cover, and we have covered 12 lectures. Okay, and it will take approximately 25 to 30 lectures, okay, to complete the measurement instrumentation series, because
There are some topics are also left, like measuring the wattmeter method, cathode ray oscilloscope, CRO, and then indicating instruments, okay, PMMC, PMMI, moving iron, moving coil, electrodynamo type wattmeter method, energy meters, okay. And we will also study AC bridges, that is most important bridges to measure inductance, capacitance, okay. We have studied the measurement of the resistance by using substitution method. We have taken the numerical part, okay, and we have also studied Wheatstone bridge, okay. But measuring the inductance and capacitance is also important part, so it will take around 3 to 4 lectures, okay. And measurement of wattmeter will take around 3 to 4 lectures, so completely it is going to be 25 to 30 lectures to cover the measurement and instrumentation series, okay. So thank you so much for coming here, and welcomes you again in the lecture number 13. See you tomorrow.